नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, कल मैंने आपको एक वीडियो कल आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा। दरअसल उस वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की थी कि जिस गद्दार की खोज महागठबंधन की हो रही थी, अचानक से उस पर विराम लग गया। विराम इसलिए कि ना कांग्रेस की ओर से अब उसकी चर्चा हो रही है, ना माले की ओर से हो रही है, ना राजद की ओर से हो रही है, यानी कहीं से भी अब गद्दार कौन की चर्चा नहीं हो रही है। मैंने कल यह सवाल भी पूछा था कि सीएम हेमंत के आए हुए 48 से 72 घंटे गुजर गए, लेकिन उस हार की जो समीक्षा होनी थी वो अब तक नहीं हुई। अब आपने देखा होगा, सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान आया और सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा सीएम हेमंत उन 50 विधायकों के नेता हैं जिन्होंने प्रणब झा को वोट दिया है। और सिर्फ सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि जो राहुल गांधी हो या सीएम हेमंत, ये दोनों ही उन 50। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि महागठबंधन में तो राजद भी है, माले भी है, फिर उनका नेता कौन है? और यहीं से 2029 के समीकरणों के कुछ संकेत मिलते दिख। आप कहेंगे कि 2029 के संकेत इससे कैसे मिल रहे हैं? तो बड़ा फिर से वही सवाल, यदि 50 विधायकों के नेता सीएम हेमंत और राहुल गांधी हैं तो महागठबंधन में तो 56 विधायक हैं, बाकी के जो 6 हैं उनके नेता कौन है? मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा कि गद्दार राजद में था। मैं एक बार फिर से कह दूं कि मैं इस बात का भी दावा नहीं कर रहा कि गद्दार कांग्रेस में था। सवाल यहां सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान का है, और जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि जो 50 विधायक हैं उसके नेता राहुल गांधी और हेमंत सोरेन हैं, तो फिर जो 6 विधायक हैं, बाकी के 6 बचते हैं, उनके नेता कौन है? और यदि राहुल गांधी और सीएम हेमंत उन 50 विधायकों के नेता हैं, तो सुप्रियो भट्टाचार्य ने उसमें तेजस्वी यादव का नाम भी क्यों नहीं जोड़ दिया? क्यों नहीं कहा कि जो 50 विधायक हैं उसके नेता सीएम हेमंत, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं कि 2029 के संकेत मिलने शुरू हो रहे हैं। जो लोग क्यास लगा रहे थे कि झारखंड में न कांग्रेस विहीन, भाजपा विहीन एक सरकार बनने वाली है, उनके लिए खबर या झटका हो सकता है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि जो कैंची चलने वाली है और राजद पर चलने वाली है। दरअसल सीएम हेमंत की कोशिश बहुत पहले से ही रही है कि, और खासकर विधानसभा चुनाव के बाद जेएमएम के अंदर इस बात की सुबुगाहट रही है या एक कसक रही है कि यदि 2024 में जेएमएम 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ लिया होता तो शायद झारखंड में अकेला जेएमएम की बहुमत की सरकार होती, और कहीं ना कहीं गठबंधन के कारण चुनाव लड़ने से जेएमएम उस जो आंकड़े से पीछे रह गया। गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती है, लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि 2029 के समीकरण को इससे समझा जा सकता है, तो जेएमएम और सीएम हेमंत की उसी चाहत से जोड़कर इसको देखा जा सकता है। खासकर तब जब राजद के पास जो 4 विधायक हैं, यदि उसको समझने की कोशिश करें, चारों में से कोई भी चेहरा रिपीट होता नजर नहीं आ रहा। नजर इसलिए नहीं आ रहा कि ये रिकॉर्ड कह रहे हैं 2000 पहले का जो झारखंड था, जहां राजद का एक मजबूत जनाधार होता था, और 2000 के बाद का झारखंड एक अलग समीकरण और एक अलग राजनीतिक परिस्थितियों में है। और 2000 के बाद देखेंगे कि राजद के जो गढ़ कहे जा सकते हैं, वो कोडरमा हो सकता है, वो बरही हो सकता है, वो देवघर हो सकता है, वह गोड्डा हो सकता है, वो हुसैनाबाद है। इन तमाम सीटों पर राजद रिपीटली जीत हासिल नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ जेएमएम को देखें तो जेएमएम के संथाल से लेकर कोल्हान के इलाके में दर्जनों ऐसे सीट हैं जहां जेएमएम 15 वर्षों से 20 वर्षों से लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। तो जेएमएम
अपने विधायकों के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे कि उनकी जीत होती रही, सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर रहे। वो जो विधायक हैं जो लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं, वो आज भी जीत दर्ज कर रहे हैं। लेकिन राजद राजद इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता, इस बात का भरोसा नहीं दिला सकता कि उसके जो 4 विधायक हैं वे चारों दोबारा चुनकर आएंगे ही, क्योंकि उस विधानसभा के आंकड़े इस बात के गवाह दे रहे हैं कि वहां एक लंबे अंतराल के बाद या बीच बीच में राजद की जीत होती रही है और बीच बीच में दूसरे भाजपा के या दूसरे प्रत्याशी जीतते रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल है हुसैनाबाद। तो मैं हुसैनाबाद की चर्चा कर रहा था। हुसैनाबाद को देखें तो 2000 में संजय यादव की जीत होती है, 2005 में फिर से वहां कमलेश सिंह जीतते हैं, 2009 में संजय यादव की एक बार फिर से जीत होती है और 2014 में शिव पूजन मेहता वहां बसपा का झंडा फहराने में कामयाब होते हैं। लेकिन 2019 में एक बार फिर से कमलेश सिंह की जीत होती है और 2024 में संजय यादव आते हैं। यानी संजय यादव 2009 के बाद संजय यादव को करीबन 15 वर्षों का इंतजार करना पड़ता है, तब संजय यादव की जीत होती है। तो इस परिस्थिति में कि जबकि हुसैनाबाद में कोई भी विधायक रिपीटली जीत नहीं दर्ज किया है, यानी एक ही पार्टी और एक ही चेहरा लगातार जीत दर्ज नहीं किया है। इसके अपवाद सिर्फ है 1977, 1980, 1985 में हरिहर सिंह ही वो शख्स थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के चलते कांग्रेस की तरफ से लगातार 3 जीत दर्ज की थी। उसके बाद वहां के समीकरण इस तरह बनते हैं कि एक विधायक जीतता है, अगला बार चुनाव हारता है और उसे एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो आप ये नहीं दावे के साथ नहीं कह सकते कि संजय यादव फिर से जीत दर्ज कर सकते हैं, पर रिकॉर्ड यह कहता है कि हुसैनाबाद की सीट पर कोई भी चेहरा लगातार जीत दर्ज नहीं करता है। तो देखना होगा कि 2029 में वो जीत किसके हिस्से आती है, कमलेश सिंह के हिस्से आती है या फिर शिवपूजन मेहता के हिस्से आती है, या इतिहास को बदलते हुए संजय मेहता जीत दर्ज करते हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरी सीट है देवघर की। 1995 में सुरेश पासवान जीत दर्ज करते हैं, 2000 में सुरेश पासवान जीत दर्ज करते हैं, 2005 में कामेश्वर नाथ दास वहां चुनाव जीतते हैं जनता दल के, और 2009 में सुरेश पासवान की एक बार फिर से वापसी होती है। 2014 में और 2019 में नारायण दास चुनाव जीतते हैं और 2014 में 24 में एक बार फिर से सुरेश पासवान आते हैं। तो ठीक हुसैनाबाद की तरह ये जो देवघर सीट है, यह भी राजद के लिए ऐसा कोई किला नहीं है या उस रूप में नहीं कहा जा सकता कि वह किला है जहां राजद रिपीटली जीत दर्ज करेगा। यानी ये दावे के साथ कहा जाए कि सुरेश पासवान वहां अगली बार ही जीत दर्ज करेंगे ही, ये कहने की स्थिति में कम से कम जो जानकार होंगे वे नहीं करेंगे। और खासकर इसलिए कि इस बार जो सुरेश पासवान की जीत हुई है, जिस तरीके से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे से भाजपा के विधायक ही नाराज चल रहे थे, नारायण दास की नाराजगी थी, अमित मंडल की नाराजगी थी, और उन्होंने सीधा नारायण दास ने आरोप लगाया था कि चूंकि वे अनुसूचित जाति के आते हैं, इस जाति से आते हैं, इसलिए निशिकांत दुबे उनको तरजीह नहीं देते हैं या उनका अपमान करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस जीत में, सुरेश पासवान की जीत में निशिकांत दुबे की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता और राजनीति में इस तरह की कंस्पायरेसियां चलती रहती है। अब तीसरा सीट पर आते हैं। तो तीसरा सीट है विश्रामपुर की, जहां से अभी नरेश सिंह राजद के विधायक हैं। यह सीट भी काफी रोचक है। आप देखें कि 1995, 85, 1990 में यहाँ चंद्रशेखर दुबे चुनाव जीतते हैं, लेकिन 1995 में रामचंद्र चंद्रवंशी की जीत होती है। 2000 में एक बार फिर से चंद्रशेखर दुबे जीत दर्ज करते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल की बात कहें तो राष्ट्रीय जनता दल को पहली बार यहां 2005 में जीत मिलती है, जब रामचंद्र चंद्रवंशी यहां से विजय पताका फहराते हैं, लालटेन का पताका फहराने में कामयाब रहते हैं। लेकिन 2005 में रामचंद्र चंद्रवंशी लालटेन के सहारे विधानसभा पहुंचते तो जरूर है। 2009 और 2009 में चंद्रशेखर दुबे जीत हासिल करते हैं। 2014-2019 में एक बार फिर से रामचंद्र चंद्रवंशी जीत हासिल करने में कामयाब होते हैं। लेकिन
यहाँ लेकिन यह है कि तब तक रामचंद्र चंद्रवंशी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ चुके होते हैं। यानी राजद के लिए वो मजबूत सीट नहीं रही है। ठीक है कि नरेश सिंह इस बार चुनाव जीतने में सफल हुए हैं, लेकिन बाकी के 3 सीटों की तरह, 2 सीटों की तरह इसके बारे में भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि अगला बार फिर से नरेश सिंह ही चुनाव जीत दर्ज करेंगे। यानी यह सीट भी यहां कोई चेहरा रिपीट उस रूप में ठीक है, रामचंद्र चंद्रवंशी लगातार 2 बार जीत दर्ज किए हैं, लेकिन यदि गैर भाजपा दलों की बात करें तो कोई भी चेहरा यहां हालिया दिनों में 1985 1990 में जिस तरह से चंद्रशेखर दुबे ने जीत हासिल की थी, 85 का और 90 का दौर को छोड़ दे, उसके बाद जीत नहीं मिली है। तो यह होगी तीसरी सीट। अब चौथी सीट गोड्डा पर आते हैं। गोड्डा की भी यही स्थिति है। गोड्डा के साथ साथ संजय यादव है, लेकिन यहां याद रखने वाली है कि संजय यादव भी एक लंबे अंतराल के बाद चुनाव जीते हैं और वे अमित मंडल लगातार इसके पहले 2 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। तो संजय यादव ये दावा नहीं कर सकते कि वे इस बार मैंने 2029 में चुनावी जीत दर्ज करेंगे ही। मैं इन चीजों के इसलिए सामने लाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस तरह से जेएमएम की आकांक्षा रही है और जेएमएम के अंदर इस बात की तड़प रही है कि शायद 2024 में वह 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ी होती और कांग्रेस के हिस्से, राजद के हिस्से इतनी सीटें नहीं दी होती, तो आज झारखंड में उसकी अपनी सरकार होती। कहीं ना कहीं जिस तरीके से, मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि गद्दारी किसने की, यह बिल्कुल साफ नहीं है। हर तरह के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जिस तरीके से सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान आया है, उस बयान को समझने की कोशिश करें और जिस तरह से पप्पू यादव ने कई खुलासे किए हैं उसको भी समझने की कोशिश करें। खैर, पप्पू यादव जेएमएम के हिस्सा नहीं है, उसे उतनी तरजीह नहीं दी जा सकती, उनके बयान को कांग्रेस की तरफ से माना जा सकता है, लेकिन जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो बयान दिया है उससे निश्चित रूप से संकेत मिलता है कि अब जेएमएम जो है एक नई प्लानिंग के तहत काम कर रही है और इसके समीकरण पहले भी मिल चुके थे। आपने देखा होगा कोडरमा, जो राजद के लिए एक मजबूत सीट, कहने का मतलब है कि राजद बीच बीच में वहां से जीत दर्ज करती रही है। हालांकि कांग्रेस वहां इस बार भी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन दावेदारी के मामले में दावेदारी कांग्रेस की ओर से वहां की गई थी, लेकिन भाजपा वो सीट अपने हिस्से ले गई। इस बार कोडरमा में जिस तरीके से शालिनी गुप्ता को सामने लाया गया है, मैं बरही की बात करके आ रहा हूं कोडरमा पर। कोडरमा में जो प्रयोग होता है दिख रहा है जेएमएम की ओर से शालिनी गुप्ता को सामने लाना, इसका मतलब कि जेएमएम भी अब मान रही है कि कोडरमा की सीट वह बगैर राजद के सहयोग से भी जीत सकती है। सिर्फ कोडरमा ही नहीं, यदि उससे आगे बढ़े आप तो धनबाद में जिस तरीके से चंद्रशेखर अग्रवाल को जेएमएम खेमे में लाया गया, यह भी 2029 की तैयारी से जोड़कर आप समझ सकते हैं जेएमएम पहले से ही मानकर चल रही थी कि इस बार उसे अपने घटक दलों की सीटों की संख्या में कटौती करनी है। इसलिए कोडरमा में शालिनी गुप्ता, तो धनबाद में वह चंद्रशेखर अग्रवाल का दाव खेल रही थी। हालांकि धनबाद के बारे में थोड़ा मुश्किल यह है कि वहां लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं, भाजपा की ओर से जीत दर्ज की जा रही है, लेकिन चंद्रशेखर अग्रवाल एक मजबूत उम्मीदवार इसलिए नजर आते हैं जेएमएम की ओर से कि वहां के पूर्व मेयर रहे हैं और इस बार भी यदि अप्रत्याशित रूप से कुछ नहीं हुआ होता तो चीजें शायद चंद्रशेखर अग्रवाल के पक्ष में जाती, या चंद्रशेखर अग्रवाल नहीं होते तो जेएमएम उस रूप में वहां ताकतवर बनकर इतनी नहीं उभरती। एक सीट झरिया को लेकर जिस तरह के संशय की स्थिति है, और ठीक कांग्रेस के पूर्णिमा नीरज सिंह को वहां हार मिला है और रागिनी सिंह की विजय हुई है। आप देखें, ध्यान से गौर कर देखें, धनबाद में जिस तरह से संजीव सिंह की जीत हुई और जिस तरीके से संजीव सिंह सीएम हेमंत से मुलाकात करते हैं, उसके समीकरण को भी समझने की कोशिश हो सकती है कि 2029 में क्या होने वाला है। वह सीट कांग्रेस के हिस्से रहेगी ही, यह गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता। बहुत संभव है कि कुछ उलटफेर आपको झरिया की पॉलिटिक्स में भी देखने को मिले और इस कदर हो सकता है कि इस खेमे के लोग उस खेमे में जाने को तैयार हों। उस हालत में कांग्रेस क्या करेगी एक जुदा सवाल है, लेकिन
झरिया के सीट भी कहीं ना कहीं जेएमएम के निशाने पर है। वह चेहरे की तलाश में बहुत संभव है उसने चेहरा खोज लिया, जिस तरह उसने कोडरमा में खोज लिया शालिनी गुप्ता को, धर्माद में खोज लिया है चंद्रशेखर अग्रवाल को, तो झरिया के लिए भी जेएमएम के अंदर छटपटाहट है। उसी तरह से आप आगे बढ़ते हैं निरसा, तो ये जो निरसा की सीट है, निश्चित रूप से जो एमसीसी पहले हुआ करता था, मार्क्सवादी समन्वय समिति, उसका एक मजबूत किला रहा है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। और भाजपा ने जो सफलता हासिल की है, कहीं ना कहीं वे अर्पणा सेन गुप्ता, जो जिनकी अपनी खुद की पार्टी होती है, उनका भाजपा में विलय के कारण ही भाजपा को वहां एक ताकत मिली है। लेकिन ये सीट पर भी जेएमएम पहले से चुनाव लड़ती रही है। आप देखें, अगर 2019 की बात करें तो जेएमएम ने अशोक कुमार मंडल को चुनावी अखाड़े में उतारा था, उन्हें 47,000 वोट मिले थे, जबकि जेवीएम को 2000, एमसीसी को 63,000 मिले थे, बीजेपी को 89,000 मिला था। यानी थर्ड पार्टी निरसा में यदि कोई तीसरी पार्टी है तो वह जेएमएम है। अब जेएमएम गठबंधन के कारण तो निरसा की सीट छोड़ दी, लेकिन अब लगता है कि जेएमएम यह भी समझती है कि वो जो धनबाद का पूरा इलाका है उसमें वो मोर्चेबंदी कर सकती है, और उसके लिए विनिंग सीटें जितनी चाहिए वो संथाल से, कोल्हान से, उत्तरी छोटा नागपुर से, दक्षिण छोटा नागपुर से मिल सकता है। लेकिन कोलांचल पर यदि वो असर डालता है, कोलांचल को अपने कब्जे में लेता है, तो करीबन करीबन 6 से 7 सीटें उधर से वो समेट सकता है। आप धनबाद की बात कर सकते हैं, निरसा की बात कर सकते हैं, सिंदरी की बात कर सकते हैं, तमाम 3 से 4 सीटें वो अपनी झोली में रखना चाहता है। और इसी रणनीति के तहत वह आगे बढ़ती हुई नजर आई। सिंदरी की भी यही स्थिति, सिंदरी चूंकि वहां कुर्मी जाति की एक बड़ी आबादी रहती है, कुर्मी पॉलिटिक्स सिंदरी में हावी रहा है, लेकिन हालांकि उस रूप में जेएमएम के पास कुर्मी चेहरे की उस विधानसभा में नहीं है, लेकिन जेएमएम के पास चेहरे हैं। मैं इस गणित को इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा था कि माले की बात करें, जेएमएम की, राजद की बात करें, निश्चित रूप से 2029 में या तो इनकी सीटें कम दी जाने वाली है, इनकी सीटों में कटौती की जाने वाली है, या जेएमएम एक प्रयोग यह कर सकती है कि कांग्रेस को अपने साथ रखते हुए कांग्रेस की सीटों में कितनी वृद्धि होगी, कितनी कटौती होगी, यह भी एक सवाल है। क्योंकि जेएमएम स्पष्ट रूप से 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, और कई सीटें उसने पहले से ही माले की बात, मौजूदा माले की बात करें तो उससे हाथ से ले चुका। राजधनवार की सीट ही कर सकते हैं। राजधनवार में जिस तरीके से उसने निजामुद्दीन को सामने लाया, तो निजामुद्दीन दूसरे स्थान पर चले गए और मालिक राजकुमार यादव तीसरे स्थान पर चले गए, तो वो सीट भी अब निश्चित रूप से राजधनवार की सीट जेएमएम अपने पास रखने वाली है। इस तरह से पलामू की कई सीटें जो उसने कांग्रेस को दी है, कांग्रेस वहां सफलता हासिल नहीं कर सकी, तो वो सीटें पर भी उसकी नजर होगी। लेकिन मैं बात कर रहा था राजद और माले की। निश्चित रूप से राज्यसभा चुनाव में जो कुछ भी खेला हुआ, इसका असर 2029 के चुनाव में पड़ना तय है, और राजद के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ेगी। बहुत संभव है कि, हालांकि तत्काल जो राजद कोटे के मंत्री हैं संजय यादव, उनकी कुर्सी कुछ लोगों के कहना है कि हिल रही है, डुल रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हेमंत सोरेन का जो नेचर और सिग्नेचर है उसके बारे में कहा जाता है कि वे एलोपैथी की गोली नहीं डालते, अपने पेशेंट को एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में विश्वास करते हैं। यानी संजय यादव जो रूप में है चलते रहेंगे, यदि बहुत कुछ उलटफेर नहीं हुआ तो, लेकिन 2029 के पहले सारे समीकरण बदलेंगे, और सिर्फ हुसैनाबाद, गोड्डा, देवघर, विश्रामपुर, निरसा, धनबाद, सिंदरी, यही सीटों के नहीं बदलेंगे, कुछ और सीटों पर भी जेएमएम की नजर रहेगी, और वह उन सीटों को, कोडरमा, इन तमाम सीटों को अपने पास लेना चाहेगी। इस हालत में कांग्रेस के साथ भी टसल की स्थिति हो सकती है। कई ऐसी सीटें जैसे झरिया की सीटें जहां कांग्रेस मजबूत दावेदारी करेगी, कोडरमा की
सीटें जहां मजबूत दावे, जीत कांग्रेस की हिस्से तो न झरिया में आया न कोडरमा में आया, तो निश्चित रूप से जेएमएम चाहेगी कि दोनों सीट उसके हाथ में हो। मैं इस चीज को बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इस राज्यसभा चुनाव का 2029 के विधानसभा चुनाव पर साफ रूप से असर देखने को मिलेगा और जेएमएम की कोशिश होगी कि कम से कम 55 सीटों पर वो चुनाव लड़े और झारखंड में वो अपने बुत्ते सरकार में आए। और यदि सहयोग लेना ही पड़े तो कांग्रेस जैसी पार्टी, जो लोग भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस से अलग होकर के और जेएमएम सरकार बनाएगी, दरअसल जो नेशनल सिचुएशन, राष्ट्रीय परिदृश्य है, उसमें जेएमएम को एक नेशनल पार्टी की जरूरत है। नेशनल पार्टी की इसलिए जरूरत है कि ताकि आफत की स्थिति में एक नेशनल पार्टी उसके साथ पॉलिटिकल क्राइसिस की स्थिति में खड़ा हो सके। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हुआ या एनसीपी के साथ हुआ, कहीं झारखंड में जेएमएम के साथ नहीं हो जाए। आप कह सकते हैं तो फिर उसके लिए भाजपा भी विकल्प है। भाजपा विकल्प होती, लेकिन सीएम हेमंत का जो क्रेडेंशियल रहा है हाल के दिनों में, इधर के 8 से 10 वर्षों में बना है, वे बिल्कुल भाजपा विरोधी वोटों को कंसोलिडेट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो भाजपा से सीधा सीधा उनका कोई रिश्ता होने की गुंजाइश बेहद कम है और नेशनल पॉलिटिक्स में अपना इंटरफेरेंस रखने के लिए उन्हें कांग्रेस की जरूरत है। तो कांग्रेस के साथ बेहद कम गुंजाइश लग रही है कि कांग्रेस से रिश्ता तोड़ेंगे। और ये पहले से भी चर्चा हो रही थी, हमने कई वीडियो में कहा था कि जेएमएम के लिए मुश्किल होगा, लेकिन राजद जैसी पार्टी जो बिहार में उसे एक सीट नहीं देती है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है कि यहाँ हेमंत सोरेन उस पार्टी को 4 से 5 सीट देंगे। और 4 तो इस बार की जीत हासिल हुई है, अगला बार हो सकता है राजद कुछ और सीटों पर दावा करे, लेकिन इसकी गुंजाइश बेहद कम है। वो 4 सीटें जो राजद के पास है, राजद के लिए मुश्किल उस सीटों को ही अपने पास रिटेन करना होगा। यदि राजद को मिल जाता है तब, क्योंकि राजद का कोई भी उम्मीदवार रिपीटली जीत दर्ज नहीं करता रहा है, तो इस हालत में सीएम हेमंत की कोशिश होगी। और वैसे भी राजद ने जिस तरह से उसने बिहार में जगहबाजी की है, वह उन तमाम सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और 40-42 तक शायद इस बार चुनाव लड़े थे, वो आंकड़ा 7 से 8 इसको जोड़ते हुए 50 से 55 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो सुप्रियो भट्टाचार्य का जो बयान है, उसका कुल निचोड़ यही है, उसका कुल मैसेज यही है, उसका कुल निहितार्थ यही है कि जेएमएम ने 2029 का लकीर खींच दिया है और उस लकीर में अब कांग्रेस के सिवा दूसरा महागठबंधन को कोई मजबूत भूमिका नहीं होने वाली है। राजद की नहीं होने वाली है, माले की नहीं होने वाली है। तो शायद माले के साथ अंतिम वक्त में, ये जो 2 चेहरे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने दगाबाजी की है, मूलतः माले के नहीं थे, एमसीसी से आए थे। तो बहुत संभव है कि माले के लिए बगोदर की सीट कुर्बानी दी जा सकती है, लेकिन उसके सिवा माले के लिए बगोदर सीट और एकाक सीट, यदि विपरीत परिस्थितियां बनी तो राजद को 1-2 सीटों पर सिमटाया जा सकता है। तो अंतोगत्वा फैसला जेएमएम का ही होगा कि वह तमाम सीटों पर अपना चुनाव लड़ेगी। और सिर्फ इस इलाके में नहीं, पलामू के भी इलाके में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां जेएमएम की कोशिश अपना उम्मीदवार उतारने की होगी। तो मैं फिर से एक बार बता दूं कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह कहकर कि सीएम हेमंत और राहुल गांधी 50 विधायकों के नेता हैं, साफ मैसेज दे दिया है कि 2029 की पॉलिटिक्स में होने क्या जा रहा है। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।